Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. Today we are going to discuss about posturing. पोस्चरिंग क्या है? अगर हम नॉर्मल पोस्चर की बात करें तो पोस्चर को हम कहते हैं कि जब हम एक्टिवली और सपोटेनियसली अपने बॉडी पोस्चर्स को या फिर अपनी बॉडी पोजीशन को मेंटेन करते हैं अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटी, तो हम उस चीज़ को कहते हैं पोस्चरिंग या पोस्चर। ठीक है, और वो पोस्चर नॉर्मल होता है। एक इंसान अगर नॉर्मली अपने आप को लेके चल रहा है अच्छे से तो वो एक नॉर्मल पोस्चर होगा। लेकिन अगर एक इंसान अपनी बॉडी पोस्चर को मेंटेन ना कर पाए अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू सम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, तो फिर हम उसको तीन कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करते हैं: डिसेरेब्रेट पोस्चर, डिकॉर्टिकेट पोस्चर एंड ओपिस्टोटोनस पोस्चर। ठीक है, अब हम ये तीन पोस्चर्स आगे क्या क्या हैं और इनके क्या क्या किन किन वजूहात की वजह से इनको कैटेगराइज किया जाता है, अब हम वो जल्दी से देख लेते हैं। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है तो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफली ही इस चीज़ को डिस्कस करना है। हम आते हैं डिसेरेब्रेट पोस्चर की बात पे, तो हम बात करते हैं कि इसमें आर्म्स एंड लेग्स जो होती है वो हमारी नॉर्मली स्ट्रेट होती है, रिजिड होती हैं। टोस जो होते हैं वो डाउनवर्ड पॉइंटेड होते हैं, और हेड जो है वो अर्च्ड बैकवर्ड होता है, इस तरह। ठीक है, स्ट्रेट है आर्म्स, और वो अगर आप फुट देखें तो वो ऐसे है। ठीक है, कि खड़ा नहीं हुआ है पाँव, बल्कि पाँव भी आगे से ऐसे को मुड़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट हो रहा हुआ है। और जो सी हमारी नेक है और हेड है वो भी पीछे की तरफ ही गया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिकॉर्टिकेट पोस्चर के बारे में। डिकॉर्टिकेट पोस्चर भी रिजिड ही है और आर्म स्टिफनेस एंड बर्न्ड है। अच्छा, जब हम लोग पोस्चरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मसल रिजिडिटी को कंसीडर करते हैं कि मसल रिजिडिटी किस डिग्री की है। अक्सर मसल रिजिडिटी इस कदर हो जाती है कि वो चीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे आ रही जाती है, और मूवमेंट में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही होती है इस वजह से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि बॉडी रिजिड होती है, आर्म स्टिफ होती है, लेकिन आर्म्स बेंड होती हैं। हमने डिसेरेब्रेट पोस्चर में बात की कि आर्म्स स्ट्रेट हैं, लेग्स स्ट्रेट हैं, लेकिन डिकॉर्टिकेट पोस्चर में आर्म्स जो सी हैं वो बेंड होती हैं, फिस्ट जो सी है वो टाइट होती है, कि मुट्ठी जो सी है वो बंधी हुई होती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमने ऐसा कोई मुट्ठी की बात नहीं की, हमने बस कहा है कि आर्म्स जो सी थी वो स्ट्रेट थी, रिजिड थी, लेग्स भी स्ट्रेट थी, रिजिड थी, और जो से हमारे टोस थे, मतलब कि हमारे पाँव थे, वो आगे की तरफ झुके हुए थे, मतलब डाउनवर्ड हो रही थी। हमारी फिंगर्स जो सी थी वो सीधा खड़ी नहीं थी, बल्कि आगे की तरफ डाउनवर्ड थी। उसकी तरफ हम अब यहाँ पे ये दोनों का वैसे डिफरेंस भी हमारे पास है कि मुठ्ठियाँ ये देखिए ज़ोर से बंद है, डिकॉर्टिकेट में गौर से मुठ्ठियाँ बंद हैं, आर्म्स जो सी हैं वो बेंडेड है और रिजिड है। बाकी लेग्स की पोजीशन सेम है, बस आर्म्स की पोजीशन डिफरेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपिस्टोटोनस की। ओपिस्टोटोनस में बैक इज़ रिजिड एंड अर्चिंग। अर्चिंग मतलब कि एक इस तरह अर्च आ रही होती है, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। अर्च, बैक इज़ रिजिड एंड अर्चिंग। अर्चिंग मतलब कि एक इस तरह अर्च आ रही होती है, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। अर्च ये होती है, ठीक है, ये कर्व, इस कर्व को हम अर्च कहते हैं। ठीक है, इस कर्व को हम अर्च कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हेड जोन सा होता है वो बिल्कुल, जब एक इंसान का कमर जोन सी है वो इस अर्च की तरह हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी गर्दन बिल्कुल ही बैकवर्ड चली जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल भी ये देखें आप कि उसकी कमर जोन सी है वो बिल्कुल इस तरह है, उसका हेड बिल्कुल ही बैकवर्ड को जा रहा है और पाँव बिल्कुल ही डाउनवर्ड हो रहे हैं, और जो से उसके हाथ हैं वो भी पीछे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, और ये होता है कि जब आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या फिर कोई भी ब्रेन इंजरी जिसकी वजह से बैक जो सी है, बैक के मसल्स बहुत स्ट्रिक्टली रिजिड हो जाते हैं या फिर बेंड हो जाते हैं, तो उस वजह से ओपिस्टोटोनस होता है। और इसमें इनके काफ़ी फीचर्स भी आपको गूगल में मिल जाते हैं और इनकी काफ़ी डिटेल भी आपको गूगल में मिल जाती है। ठीक है, हम लोगों ने साइकोलॉजिकली ही देखना था, सिर्फ साइकोलॉजिकली सिर्फ इतनी ही हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ही काफ़ी थी। जब हम किसी और बायोलॉजी या मेडिकल की टर्म्स में देखते तो हम मसल्स के बारे में बात करते, इनके रीजंस के बारे में बात करते, फर्स्ट एड के बारे में बात करते, लेकिन हमने सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये साइकोलॉजी का चैनल है, ब्रीफली बस क्लासीफाई किया है कि कौन किस तरह का पोस्चर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और ये वैसे भी ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि टर्मिनोलॉजी को ही हम डिस्कस कर रहे थे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ भी आई हो। अब पोस्चरिंग का एक और चीज़ है कि अगर एक बार एक पर्सन को कोई इंजरी वगैरह हुई है तो ज़रूरी नहीं है अगर उसको एक बार डिसेब्रेट पोस्चर
उसका है तो उसका डिसब्रेट पोस्चर ही रहेगा कि आर्म्स स्ट्रेट और रिजिड ही रहेंगी। अगर ओपिस्टोटोनस उसका हो गया है पोस्चर, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ओपिस्टोटोनस ही पोस्चर रहेगा, पोस्चर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। और इसमें मज़ीद कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं। अगर हम गूगल में देखें तो पोस्चरिंग की मज़ीद कैटेगरीज़ भी आती हैं, लेकिन DSM-5 की टर्मिनोलॉजीज़ में सिर्फ यही 3 कैटेगरीज़ डिस्कस की गई थी, इसलिए मैंने यही 3 डिस्कस की हैं। तो अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम उन पर भी वीडियो बना सकते हैं, मसला तो कोई नहीं है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, समझ आ गई है, कोई भी मसला है कुछ भी है, यू कैन कमेंट में।